नमस्कार आप सबका। आपका स्वागत है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आए ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी 1974 में डॉक्टर ES अटवाल साहब थे, जो इंडिया में बी कीपिंग के फादर माने जाते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अटवाल साहब जो स्टेट में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके OSD कम VC डेजिग्नेट थे और उस टाइम उस एक्ट का नाम था सादिक मेमोरियल एक्ट, जो बाद में शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में तब्दील हो गया। डॉक्टर अटवाल साहब PU में इकोलॉजिस्ट थे, डीन एग्रीकल्चर भी रहे। तो उन्होंने ये इकोलॉजी का जो बाहर विदेशों में इकोलॉजी के बहुत सारी सोसाइटी हैं, उसी तरह पे उन्होंने इंडिया में भी इस सोसाइटी को 1974 में स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। और हम इस टाइम 48 साल के हो गए और 2 साल के बाद हम अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने जब यहाँ ये इन चीज़ों का जो कॉन्फ्रेंस कराने का या बाकी एकेडमिक और एक्सटेंशन एक्टिविटी कराने का, इन्होंने कहा कि एक इकोलॉजी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो जाए जिसमें सारे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट इंडिया और बाहर से आए। उसके तहत हमने ये प्रयास किया और सोसाइटी ने इस कॉन्फ्रेंस को इस साल अक्टूबर में करने का फैसला किया। ये भी आपको बता दूं कि 2016 में जो दूसरी इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो भी जम्मू में हुई थी और उसके भी उस टाइम जो चीफ गेस्ट थे इनॉग्रल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, और इस टाइम भी हमारे इनॉग्रल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चीफ गेस्ट होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 2-3 विषयों पे बहुत गहराई से डिस्कशन होगा। एक है कि आजकल 2-3 स्कूल ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी में भी 2-3 तरह की चीज़ें चलती हैं कि एक क्लाइमेट चेंज है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना रोल है क्लाइमेट चेंज में बिकॉज ऑफ मीथेन एमिशन, और जो फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं फॉर प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या बाकी ऑपरेशन में, उनका कितना है। तो इस तहत UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स बनाए हैं, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है, मेंबर कंट्री है, उसके तहत उन्होंने सस्टेनेबिलिटी पे जोर दिया है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो और ये नहीं कि ईल्ड्स हमारी कम हो, ईल्ड्स भी यही रहें विदाउट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए। इन चीज़ों में जैसे जेनेटिक्स में या नई नई वैरायटियाँ पैदा करने में क्या कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर कर रहे हैं, या जो पेस्ट मैनेजमेंट में जिसमें बहुत सारे कीटनाशक या फफूंदी नाशक इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें क्या वर्ल्ड में हो रहा है। जैसे पॉलिसी इश्यूज हैं, उसमें क्या वर्ल्ड में हो रहा है, पॉलिसी में कौन सी कंट्री की क्या पॉलिसी है, उस इश्यूज पे। फिर फूड सेफ्टी है, जैसे पंजाब में आपने देखा वहाँ तो फूड प्रोडक्शन तो बहुत है, यील्ड्स तो वर्ल्ड एवरेज से भी हायर हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वाटर टेबल और जो दूसरा वहाँ बर्निंग ऑफ स्टबल्स हो रहा है, तो उस पर भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या पोल्यूशन एग्रीकल्चर के क्या क्या पोल्यूशन काज होते हैं। चौथी चीज़ इस कॉन्फ्रेंस में ये भी डिस्कस हो रही कि फॉरेस्ट्री किस तरह हमें कार्बन न्यूट्रलिटी पे लाए, ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी करके जो हमारे ये क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज है वगैरह है, उनका असर कम हो जाए। दूसरी, आजकल बड़ा प्रकोप हो गया क्योंकि वर्ल्ड एक छोटा विलेज बन गया है, ट्रेड हर कंट्री से हर कंट्री में जाता है, तो उससे इन्वेसिव पेस्ट, जैसे कांग्रेस ग्रास आया था, इसको एक इन्वेसिव पेस्ट कहते हैं, जो हमारा यहाँ का खरपतवार नहीं थी, वो बाहर से जब मैक्सिकन वीट आई उसके साथ आया। उस पर भी विषय होगा कि जब बाहर से कोई चीज़ें आती है उसमें हमने क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और बाकी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब आपको बताएंगे, जो इस कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस चेयर हैं, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस इंटरनेशनल इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं, और जो डॉक्टर पेशन ने बताया, ये जो विषय है ये भारत का नहीं, जो पूरी दुनिया है, और ये एग्रीकल्चर से नहीं, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और भारत की बात करें तो हमारा जो देश है वो तो पूरा एग्रीकल्चर पर आधारित है। 67% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, 52% लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर देता है, और जो इसकी इकोनॉमी है, मुझे लगता है 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आती है।
तो दूसरे देशों में तो पॉल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर एक लाइवलीहुड का एक इशू है कि हम इसको एग्रीकल्चर को किस तरह से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब बात आ रही है, जैसे कृष्ण साहब ने भी बताया कि हमने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली। 1950 में 50 मिलियन टन होता था, अभी इस साल 314 मिलियन टन तो फूड ग्रेन हुआ और 327 मिलियन टन हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस था और 90 मिलियन टन हमारा सरप्लस भी है। तो वो हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हासिल कर ली। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैं बताऊं, 3 चीजें मुख्य रूप से जरूरी होती हैं। एक तो भूमि जरूरी है, सॉइल, और उसके बाद में पानी, और तीसरा उसको करने वाला किसान। यदि जैसे अभी बात हो रही थी, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है। आप देखें जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और जो ऑर्गेनिक तत्व हैं, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या 10-12 और तत्व होते हैं, वो सब जमीन से लिए जाते हैं, तब हमारी फसल आगे बढ़ती है। और यदि हम जमीन से जो है उसको दोहन करते रहें, लेते रहें, लेकिन उसमें डालें कुछ नहीं, तो आगे इसकी उर्वरा शक्ति जो है खत्म हो जाएगी। हम धरती को माता कहते हैं, माता इसलिए कि सारा कुछ उससे हमें मिलता है। लेकिन जब हमारी माता बीमार हो जाएगी, जो हम उससे निकाल रहे हैं उसमें डाल नहीं रहे, तो ये हमारे आने वाले समय में जो है विकट स्थिति हो जाएगी। और प्रोडक्शन बढ़ाना मजबूरी है। पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो 2050 में जो खाने की आवश्यकता होगी वो 70% खाना हमें जो उत्पादन है बढ़ाना पड़ेगा। जो आज का स्तर है उससे 70% बढ़ाना होगा। यानी कि हमें क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जमीन हम बढ़ा नहीं सकते, जमीन बशर्ते कि कम होती जा रही है। 30-35 साल भी हम पढ़ते थे कि 143 मिलियन हेक्टेयर है, आज भी हम कहते हैं कि हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर है, यहाँ के वो कम भी हो गई 138 मिलियन हेक्टेयर। तो जमीन तो कम हो रही है, लेकिन भोजन की आवश्यकता अधिक हो रही है, तो हमें उत्पादन तो बढ़ाना है। लेकिन इसमें जो चर्चा की जाएगी सेमिनार में कि उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स कैसे हों, बिना भूमि की उर्वरा शक्ति को गंवाए हुए कैसे हम अधिक आमदनी ले सकते हैं। दूसरा, पानी की बात हो रही थी। पानी भी, जैसे भूमि की बात करूं तो हमारे पास में वर्ल्ड का 2.4% ही जमीन है, जिस पर 18% पॉपुलेशन आधारित है, 12% एनिमल पॉपुलेशन आधारित है। और जैसा मैंने बताया, बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास 90 मिलियन अभी भी सरप्लस है। उसी तरह से पानी की बात करें, पानी भी हमारे पास वर्ल्ड का ओनली 4.2% और वो भी कम होता जा रहा है। एक आंकड़ा मैं दूं, 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के लिए मिलता था पानी, आज वो 1400 रह गया है। यानी कि पानी भी घटता जा रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो ऐसे विषयों पर मंथन होना, और शुरुआत कर दी है सरकार ने। अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ये सारे जो मुद्दे चले हैं, सरकार ने जो चलाई है योजना, वो इसी चीज को लेके कि उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बहाल किया जाए। अभी बात हो रही थी फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उनकी हमारे यहाँ जो है 20-25% ही इफिशिएंसी है। यानी 100 किलो देते हैं तो उसमें से जो है 75 किलो तो वेस्ट हो जाता है, या वेस्ट होके वो पानी के जरिए नीचे जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, और ये एवापोरेट हो जाता है तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जो वाटर यूज इफिशिएंसी है वो भी 20-25% है, 75% वेस्ट हो जाता है। तो हम इसमें चर्चा हो रही है, देश के स्तर पर हो रही है, और इसमें भी ये मुख्य विषय रखे गए हैं कि वाटर यूज इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, उनको कैसे इसमें लाया जाए जिससे पानी हमारा वेस्ट ना हो, उसकी जो यूज इफिशिएंसी वो बढ़े, फर्टिलाइजर की यूज इफिशिएंसी बढ़े। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की इसमें बात होने वाली है, इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात होने वाली है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह से अपनी सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, हम धान में कितना पानी देते हैं, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी जो है किसान यूज करता है। और हम जब इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 30,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या हमने पानी की कीमत उसमें लगाई क्या? तो ये पानी एक अमूल्य चीज है, पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि बिना पानी के ये आने वाला समय बड़ा संकट का होगा। इसलिए वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है। तो अब इस तरह के जो विषय हैं, अब पानी जो देने के लिए कैसे पता लगे कि इतना इसमें देना चाहिए। किसान उसमें आधा फीट पानी भर के रखते हैं पैडी में,
तो अब बात हो रही है सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम की। सेंसर से ये हमें पता लग जाए कि वास्तव में क्रॉप को जो है पानी की जरूरत है क्या। इसी तरह से अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि फसल पकने की स्टेज में आ गई है क्या, वो हम उससे पता लगा सकते हैं। कई बार जो है हमारा बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो क्रॉप लॉसेस कितने हुए हैं ये भी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हर केवीके को सरकार के माध्यम से एक ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो किसानों की सेवा में जो है ये सारी चीजें कर सकें। तो इन चीजों पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, बायोडायवर्सिटी है, इन सारे विषयों पर जो चर्चा होने वाली है यहाँ पर। और हमें जैसा बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो वर्ल्ड लेवल पर सम्मानित हो चुके हैं, चाहे अमेरिका से हैं, चाहे जर्मनी से हैं, चाहे डेनमार्क से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, केन्या से हैं, ये सारे यहाँ पर मंथन करेंगे। करीब 300 वैज्ञानिक होंगे। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मुझे उम्मीद है कि जो 3 दिन का ये जो मंथन होगा, तो ये विषय हैं, जो सब विषय सिर्फ भारत के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा, ये हर देश के लिए जो है इसकी जो उपयोगिता है, तो इस पर जो है यहाँ पे चर्चा होगी। और जैसा बताया गया कि माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे 13 तारीख को 12 बजे। और मैं आप लोगों को भी इसमें आमंत्रित करता हूँ, उस कार्यक्रम में आप भी आएँ। हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे जानकारी दी, नॉर्मन बोरलाग जिनको अवार्ड मिला है, मिलेगा। हाँ, मिलेगा, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, गोविंद राज जी भी इसमें आ रहे हैं। नॉर्मन बोरलाग वो व्यक्ति थे जिनने जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, हरित क्रांति, तो वो इसके जनक थे और उन्होंने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जो भी मंथन हो के यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन आएंगी भारत के लिए, और क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है तो विश्व के दूसरे देशों के लिए भी जो रिकमेंडेशन होगी वो कारगर होगी।